नमस्कार। देश में जाति जनगणना को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है। सेंसस 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी आबादी की वास्तविक गणना बाकी देश से पहले कराई जा रही है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के स्नो बाउंड क्षेत्रों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में यह प्रक्रिया पहले होगी। इन क्षेत्रों के लिए सेंसस की रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है, जबकि देश के अधिकांश हिस्सों के लिए पॉपुलेशन इन्यूमरेशन की रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 है। यानी जनगणना अब सिर्फ घोषणा नहीं है, प्रक्रिया जमीन पर आ चुकी है। लेकिन इसी बीच एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो गया है। सरकार जाति गिन रही है, लेकिन ओबीसी के लिए अलग और स्पष्ट कॉलम क्यों नहीं है? जिस आबादी को लेकर लंबे समय से 50% या उससे ज्यादा होने तक के अनुमान लगाए जाते रहे हैं, यानी देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा, उससे भी ज्यादा ओबीसी समुदायों का होने की बात कही जाती रही है। अगर उसी आबादी की गिनती का तरीका ही सवालों के घेरे में है, तो क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? आखिर ओबीसी का अलग कॉलम क्यों नहीं? क्या वजह सिर्फ टेक्निकल है? क्या वजह एडमिनिस्ट्रेटिव है? या इसके पीछे राजनीति भी हो सकती है? क्योंकि भारत में जाति सिर्फ पहचान नहीं है, जाति यहाँ वोट है, प्रतिनिधित्व है, सत्ता है और चुनावी गणित भी है। और इसी वजह से आज का सवाल है जाति जनगणना पर नियत बनाम सियासत। केंद्र सरकार ने सेंसस 2027 में कास्ट इन्यूमरेशन को शामिल करने का फैसला किया है। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन के लिए क्वेश्चनरी भी नोटिफाई किया जा चुका है और उसमें कास्ट से संबंधित सवाल शामिल है। इसलिए अब यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार जाति गणना करा ही नहीं रही है। सरकार जाति की जानकारी दर्ज करने जा रही है, लेकिन विवाद अब यह नहीं है जाति गिनी जाएगी या नहीं, विवाद है जाति किस तरीके से गिनी जाएगी। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस तरीके से ऐसा डेटा मिलेगा जिस पर देश भरोसा कर सके? ओबीसी का अलग कॉलम क्यों नहीं, यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। मौजूदा क्वेश्चनरी में कास्ट बताने के लिए ओपन एंडेड व्यवस्था रखी गई है, यानी व्यक्ति अपनी जाति का नाम बताएगा, लेकिन एससी और एसटी की तरह ओबीसी के नाम से कोई अलग और स्पष्ट कैटेगरी या कॉलम नहीं है। इसी बात को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। 25 अगस्त 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मौजूदा क्वेश्चनरी को वापस लेने और कास्ट इन्यूमरेशन की मेथोडोलॉजी में बदलाव की मांग की है। विपक्ष का तर्क है मौजूदा व्यवस्था से ओबीसी की वास्तविक आबादी का सही और उपयोगी आंकड़ा सामने आने में दिक्कत हो सकती है। अब सरकार की तरफ से इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव या मेथोडोलॉजिकल वजह हो सकती है। भारत में हजारों जातियों और उपजातियां हैं। अलग अलग राज्यों में एक ही समुदाय के अलग नाम हो सकते हैं, स्पेलिंग अलग हो सकती है, स्थानीय नाम अलग हो सकते हैं। इसलिए सरकार का तर्क हो सकता है कि पहले खुला जवाब लिया जाए और बाद में उसे क्लासिफाई किया जाए। लेकिन सवाल यह है, यह क्लासिफिकेशन होगा कैसे? ओबीसी की आबादी आखिर कितनी है? अब जरा इस सवाल की अहमियत समझिए। देश में ओबीसी की आबादी कितनी है? आज हमारे पास इसका कोई नया ऑफिशियल नेशनल सेंसस फिगर नहीं है। लंबे समय से ओबीसी आबादी को लेकर करीब 50% या उससे ज्यादा तक के अनुमान लगाए जाते रहे हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट में भी ओबीसी आबादी को लेकर व्यापक अनुमान सामने आया था। लेकिन ध्यान रखिए, 50 या 52% को आज की कंफर्म्ड नेशनल सेंसस पॉपुलेशन मत समझिए। यह पुराने आंकड़ों और अनुमानों से जुड़ी चर्चा है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा, उससे भी अधिक ओबीसी होने का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन आज भी हमारे पास ओबीसी की वास्तविक राष्ट्रीय आबादी का नया सेंसस आंकड़ा क्यों नहीं है? और अब जब जाति की गणना हो रही है, तो उम्मीद यही होगी कि इस बार देश को एक स्पष्ट तस्वीर मिले। जरा 1 मिनट के लिए इस बात पर रुकिए। अगर ओबीसी वास्तव में देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा या उससे भी ज्यादा है, तो यह कोई छोटा डेमोग्राफिक ग्रुप नहीं है।
यह देश की बहुत बड़ी सामाजिक आबादी है, और अगर इतनी बड़ी आबादी की वास्तविक संख्या ही साफ नहीं हो तो क्या यह चिंता की बात नहीं है? सरकार को वेलफेयर स्कीम्स बनानी है, एजुकेशन पॉलिसी बनानी है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनानी है, सोशल जस्टिस की नीतियां बनानी है, रिजर्वेशन से जुड़े सवालों पर भी बहस करनी है। तो सबसे बुनियादी सवाल तो यही है कि देश में कौन कितने हैं और उसके बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। इसलिए सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है, सवाल है विश्वसनीय एविडेंस का। 2023 में बिहार सरकार ने कास्ट बेस्ड सर्वे के आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार ईबीसी की आबादी करीब 36.01% बताई गई, ओबीसी करीब 27.13%, यानी दोनों को मिलाकर 63% से ज्यादा। फिर से स्पष्ट कर दूं, यह नेशनल सेंसस नहीं था, यह बिहार का स्टेट लेवल कास्ट सर्वे था। लेकिन इसने एक बात जरूर दिखाई कि जब कास्ट डेटा सामने आता है तो राज्य की डेमोग्राफिक तस्वीर और राजनीतिक गणित दोनों पर असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर किसी राज्य में बैकवर्ड क्लासेस की आबादी इतनी बड़ी निकलती है तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल अपने आप उठता है। तेलंगाना में भी कास्ट सर्वे हुआ, वहां बैकवर्ड क्लासेस की आबादी को लेकर करीब 56% का आंकड़ा सामने आया। बिहार और तेलंगाना के आंकड़ों को पूरे भारत का आंकड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों उदाहरण एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करते हैं। भारत में बैकवर्ड कम्युनिटीज का वास्तविक डेमोग्राफिक तस्वीर क्या है, और पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म नेशनल कास्ट डेटा कब मिलेगा? अब जरा राजनीति के नजरिए से देखिए। अगर नेशनल कास्ट सेंसस के बाद यह सामने आता है कि ओबीसी की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग आधा या उससे भी ज्यादा है, सवाल होगा इतनी बड़ी आबादी की सत्ता में हिस्सेदारी कितनी है, सरकारी नौकरियों में कितनी, उच्च शिक्षा में कितनी, बड़े सरकारी संस्थानों में कितनी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना, और वेलफेयर स्कीम्स में उनकी हिस्सेदारी कितनी। यानी कास्ट डेटा सिर्फ डेमोग्राफिक डेटा नहीं रहेगा, यह पॉलिटिकल पावर और रिप्रेजेंटेशन का डेटा भी बन सकता है। और यही वजह है कि ओबीसी की वास्तविक संख्या सामने आने का राजनीतिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से सवर्ण वर्गों के मजबूत पारंपरिक समर्थन वाली पार्टी के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन आज बीजेपी का सोशल कोएलिशन इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। ओबीसी मतदाता भी बीजेपी की चुनावी राजनीति का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों में ओबीसी मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाली बड़ी ताकत है। अब जरा सोचिए, अगर नेशनल कास्ट सेंसस यह दिखा दे कि ओबीसी की आबादी देश की कुल आबादी का आधा या उससे ज्यादा है, तो विपक्ष के पास एक ताकतवर सवाल होगा। अगर आबादी इतनी बड़ी है तो हिस्सेदारी कितनी है? और यहीं से राजनीति का नैरेटिव बदल सकता है। आज जो बहस अनुमान के आधार पर होती है वह कल आंकड़ों के आधार पर हो सकती है। अब यहां बहुत सावधानी से बात समझिए। यह कहना कि सरकार जानबूझकर ओबीसी का आंकड़ा छिपाना चाहती है अभी एक राजनीतिक आरोप होगा। इसे फैक्ट की तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। क्यों? क्योंकि ओबीसी की वास्तविक आबादी सामने आने पर रिप्रेजेंटेशन का सवाल और मजबूत से हो सकता है। विपक्ष कह सकता है जिसकी आबादी इतनी बड़ी है, सत्ता और संस्थानों में उसकी हिस्सेदारी कितनी है? यानी कास्ट सेंसस के बाद एक नई राजनीतिक बहस खड़ी हो सकती है, आबादी बनाम प्रतिनिधित्व। और इसलिए सरकार से पूछा जाना चाहिए, अगर ओबीसी का डेटा सामने आने वाला है तो ओबीसी की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का तरीका पूरी तरह स्पष्ट क्यों नहीं है? अब एक प्रैक्टिकल सवाल, जब हम कहते हैं कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए तो ओबीसी में कौन कौन आते हैं? भारत में अलग अलग राज्यों की सूचियों में अनेक समुदाय ओबीसी के रूप में शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर यादव, अहिर, कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, तेली, सैनी, माली, कुम्हार, नाई, लोहार, बढ़ई, काछी, कहार, पाल, निषाद, मल्लाह, प्रजापति जैसे अनेक समुदाय अलग अलग राज्यों की ओबीसी सूचियों में मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी समुदाय का ओबीसी स्टेटस पूरे देश में एक जैसा नहीं होता। किसी राज्य में कोई समुदाय ओबीसी लिस्ट में हो सकता है, जबकि दूसरे राज्य में उसकी स्थिति अलग हो सकती है। सेंट्रल ओबीसी लिस्ट और स्टेट ओबीसी लिस्ट भी अलग अलग हो सकती है।
यानी सेंसस में अगर किसी व्यक्ति से सिर्फ उसकी जाति का नाम खुले रूप में पूछा जाएगा तो आगे क्लासिफिकेशन का सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी जाति यादव लिखता है, दूसरा व्यक्ति उसी समुदाय का कोई दूसरा स्थानीय नाम लिखता है, कोई कुशवाहा लिखता है, कोई कोयरी लिखता है, कहीं स्पेलिंग अलग हो सकती है, कहीं उपजाति नाम लिखा जा सकता है। तो सेंसस डेटाबेस इन अलग अलग एंट्रीज को कैसे स्टैंडर्डाइज करेगा? कौन तय करेगा कि कौन सी एंट्री किस कम्युनिटी के अंतर्गत आएगी और किस आधार पर तय किया जाएगा कि वह ओबीसी कैटेगरी में आएगी या नहीं? यही असली टेक्निकल चैलेंज है, क्योंकि जाति पूछ लेना आसान है, लेकिन करोड़ों लोगों द्वारा दिए गए अलग अलग जाति नामों को एक वैज्ञानिक, भरोसेमंद और नेशनली कंपेरेबल डाटाबेस में बदलना असली चुनौती है। और अगर यह काम सही नहीं हुआ तो फाइनल डेटा पर सवाल उठेंगे। आज सरकार कास्ट इन्यूमरेशन करा रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 2021 में सेंसस के संदर्भ में केंद्र सरकार का रुख था कि एससी और एसटी के अलावा कास्ट इन्यूमरेशन नियमित सेंसस में नहीं की जाएगी। उस समय विपक्ष लगातार कास्ट सेंसस की मांग कर रहा था। राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे थे। अन्य विपक्षी दल भी इस मांग को जोर शोर से उठा रहे थे। फिर बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, उसके आंकड़े सामने आए। देश की राजनीति में जाति जनगणना का मुद्दा और बड़ा होता गया और आखिरकार 2025 में केंद्र सरकार ने सेंसस 2027 में कास्ट इन्यूमरेशन शामिल करने का फैसला किया। अब सवाल है, सरकार का रुख बदला क्यों? क्या बदलती परिस्थितियों के कारण? क्या सोशल जस्टिस की जरूरत को स्वीकार करने के कारण, या विपक्ष के लगातार राजनीतिक दबाव के कारण? सरकार कह सकती है कि यह उनका पॉलिसी डिसीजन है। विपक्ष कह सकता है कि लगातार दबाव के बाद सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा, लेकिन जनता का सवाल रहेगा, पहले नहीं अब क्यों? अब राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस को लगातार अपने राजनीतिक एजेंडा में रखा। उनका जोर रहा कि देश में जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इसे राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बनाया और अब जब सेंसस में कास्ट इन्यूमरेशन हो रही है तो विपक्ष कह रहा है सिर्फ जाति पूछ लेना पर्याप्त नहीं है, डेटा ऐसा होना चाहिए जिससे ओबीसी की वास्तविक आबादी और उनकी स्थिति स्पष्ट हो। इसी मुद्दे पर 25 अगस्त 2026 को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मौजूदा क्वेश्चनरी को वापस लेने और कास्ट इन्यूमरेशन की मेथोडोलॉजी को बेहतर बनाने की मांग की। यानी अब विवाद सेंसस कराने का नहीं, सेंसस किस तरह कराने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वह पुराना बयान सुनिए जो इस पूरे विवाद को और दिलचस्प बना देता है। 28 अप्रैल 2024 को न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने जब कांग्रेस और विपक्ष की जाति जनगणना की मांग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सोच को अर्बन नक्सल माइंडसेट बता दिया। यानी उस समय विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा था और प्रधानमंत्री उस मांग की राजनीति को अर्बन नक्सल सोच से जोड़ रहे थे। लेकिन अब तस्वीर देखिए, आज वही केंद्र सरकार सेंसस 2027 में जाति गणना करा रही है। तो सवाल तो बनता है, जो मांग 2024 में अर्बन नक्सल माइंडसेट से जुड़ी हुई बताई जा रही थी, वही मांग 2025 के बाद सरकार की अपनी सेंसस प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बन गई? क्या परिस्थितियां बदल गई? क्या सरकार का आकलन बदल गया, या फिर राहुल गांधी और विपक्ष के लगातार दबाव के बाद सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा? सरकार कह सकती है यह उसका स्वतंत्र पॉलिसी डिसीजन है। बिल्कुल, सरकार को अपनी नीति बदलने का पूरा अधिकार है, लेकिन जनता को यह पूछने का भी पूरा अधिकार है कि आखिर नीति बदली क्यों? और अगर आज जाति जनगणना जरूरी है तो क्या कल इसे अर्बन नक्सल माइंडसेट से जोड़ना सही था? यही है जाति जनगणना पर नियत और सियासत का सबसे बड़ा सवाल। क्या सिर्फ जाति गिनने से सोशल जस्टिस मिलेगा? नहीं, जाति सेंसस सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद सरकार को देखना होगा कि कौन कितने हैं और कौन कितना पिछड़ा है, किसकी शिक्षा में भागीदारी कम है, किसकी सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन कम है, किस समुदाय का वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंच रही, और ओबीसी के अंदर भी कौन सबसे ज्यादा वंचित है, क्योंकि ओबीसी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, इसके अंदर भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं। इसलिए सिर्फ यह कह देना कि ओबीसी इतने प्रतिशत हैं काफी नहीं होगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कि उनमें सबसे पिछड़े कौन हैं। सरकार से 5 सीधे सवाल। पहला,
अगर कास्ट इन्यूमरेशन कॉम्प्रिहेंसिव है तो ओबीसी की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का स्पष्ट मैकेनिज्म क्या है? दूसरा, अलग अलग राज्यों के कास्ट नेम्स और लिस्ट को नेशनल लेवल पर कैसे हार्मोनाइज किया जाए? तीसरा, क्या फाइनल सेंसस डेटा में अलग अलग ओबीसी कम्युनिटीज की पॉपुलेशन सार्वजनिक की जाएगी? चौथा, क्या कास्ट डेटा का इस्तेमाल वेलफेयर और सोशल जस्टिस पॉलिसीज को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा? पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सरकार मेथोडोलॉजी और फाइनल डेटा को इतना ट्रांसपेरेंट रखेगी कि देश को भरोसा हो सके कि ओबीसी की गिनती सही हुई है? लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ सरकार से नहीं होना चाहिए, विपक्ष से भी सवाल होना चाहिए। अगर ओबीसी का सही आंकड़ा सामने आता है तो क्या वह सिर्फ चुनावी नारा बनेगा या फिर उस डेटा के आधार पर शिक्षा, रोजगार, वेलफेयर, रिप्रेजेंटेशन और सबसे पिछड़े समुदायों के लिए कॉन्क्रीट पॉलिसीज भी बनाई जाएंगी? क्योंकि कास्ट सेंसस का मतलब सिर्फ वोट अर्थमेटिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए सोशल जस्टिस का साइंटिफिक आधार। तो दोस्तों, सेंसस 2027 की प्रक्रिया अब जमीन पर आ चुकी है। पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्रों में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन पहले कराई जा रही है। उन क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 रेफरेंस डेट है। बाकी देश के लिए पॉपुलेशन इन्यूमरेशन की रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 है। यानी अब जाति जनगणना सिर्फ घोषणा नहीं है, यह प्रक्रिया में आ चुकी है। लेकिन इसी समय सबसे बड़ा सवाल सामने आया है, ओबीसी का अलग और स्पष्ट कॉलम क्यों नहीं? जिस आबादी को लेकर लंबे समय से 50% या उससे ज्यादा के अनुमान लगाए जाते रहे हैं, जिस देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा या उससे अधिक माना जाता रहा है, अगर उसी वर्ग की वास्तविक संख्या इस सेंसस से भी साफ नहीं हो पाई तो सवाल तो उठेगा। क्योंकि देश की आबादी के लगभग आधे हिस्से के आसपास माने जाने वाले एक बड़े सामाजिक समूह की वास्तविक संख्या अगर फिर से अस्पष्ट रह जाए तो सिर्फ सेंसस पूरा होने से क्या हासिल होगा? अगर सरकार की नीयत साफ है तो मेथोडोलॉजी भी साफ होनी चाहिए। ओबीसी की गिनती कैसे होगी, क्लासिफिकेशन कैसा होगा, सेंट्रल और स्टेट लिस्ट का इस्तेमाल कैसे होगा, अलग अलग जातियों और उपजातियों के कैसे मैप किया जाएगा, फाइनल डेटा कब और कैसे सार्वजनिक होगा, इन सब सवालों के जवाब जनता को मिलने चाहिए। क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जाति गिनी जाएगी या नहीं, असली सवाल है जाति कितनी साफ साफ गिनी जाएगी। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर ओबीसी की वास्तविक आबादी सामने आ गई तो क्या भारत की राजनीति बदल जाएगी? क्योंकि फिर बहस सिर्फ संख्या की नहीं होगी, बहस होगी आबादी बनाम प्रतिनिधित्व की, संख्या बनाम सत्ता की। और शायद यही वजह है कि जाति जनगणना आज सिर्फ सेंसस का मुद्दा नहीं रह गई है, यह आने वाले भारत की सियासत, सोशल जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन का बड़ा सवाल बन चुकी है। आपका क्या मानना है? क्या सेंसस में ओबीसी के लिए अलग और स्पष्ट कॉलम होना चाहिए था? क्या मौजूदा व्यवस्था से ओबीसी की सही राष्ट्रीय संख्या सामने आ पाएगी? और अगर ओबीसी की वास्तविक आबादी अनुमान से भी ज्यादा निकलती है तो क्या देश की राजनीति में रिप्रेजेंटेशन का सवाल और बड़ा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश की बात भारती के साथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए